नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोय कॉमर्स ट्यूटोरियल में। देखिए, बहुत दिन से स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर 5 नंबर वाले क्वेश्चन गेस कीजिए इकोनॉमिक्स में। तो देखिए, 5 नंबर वाले क्वेश्चन गेस किए हुए हैं। सबसे पहले जितना भी कॉमर्स का स्टूडेंट है, आप लोग फटाफट सारे स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए, या जो आर्ट्स का भी स्टूडेंट है वो सभी के पास वीडियो शेयर कीजिए। देखिए, ये 5 नंबर वाला गेस क्वेश्चन है। टोटल 25 क्वेश्चन है। 5 नंबर वाला जो गेस क्वेश्चन है, टोटल कितना आपका है? 25 क्वेश्चन। यदि आप ईमानदारी पूर्वक 25 क्वेश्चन देख लेते हैं ना, तो इस संभावना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन इससे टच करे। ठीक ना? तो एक बार फटाफट हम देख लेते हैं। 25 क्वेश्चन बहुत टॉप क्वेश्चन है, हाईलाइटेड क्वेश्चन 25 है। एक बार एग्जाम हॉल में जाने से पहले ये 25 क्वेश्चन को देख लो। ये 25 क्वेश्चन यदि आप देख लेते हैं तो डबल बेनिफिट होगा। आपको 2 नंबर वाले में भी हेल्प मिलेगा और 5 नंबर वाले में तो हेल्प आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक ना? चलिए एक बार आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्थिक क्रिया को परिभाषित कीजिए। बताइए, आर्थिक क्रियाओं को विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। डिफाइन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो आप पढ़ ही लिए हैं, वैसा एक्टिविटी जो रुपए पैसा कमाने के लिए किया जाता है। दोज एक्टिविटी विच आर डन फॉर अर्निंग प्रॉफिट। एक्सप्लेन वेरियस काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का। आप लोग पढ़े भी हैं। प्रोडक्शन, एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट, आप लोग कंजप्शन, आप लोग पढ़े भी हैं। कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का। और चारों टाइप को आपको एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं कि चारों का नाम लिख के छोड़ दिए, नहीं, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। ये बहुत बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा टॉप क्वेश्चन में से एक है। इसको एक एक करके देख लीजिए। आगे देखिए, सेकंड नंबर, आर्थिक समस्या क्या है? यह क्यों उत्पन्न होती है? व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? बताइए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? वाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम एराइज? इस क्वेश्चन को एकदम से देख लेना है, आने की बहुत संभावना है। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? वाई डू सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक एराइज? इस क्वेश्चन को बाबू देख लेना है। ठीक ना? आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर। देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र वास्तविक और आदर्शात्मक विज्ञान दोनों है, समझाए। आप लोग पढ़ते हैं ना कि इकोनॉमिक्स इज बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस। एक्सप्लेन। आप जान ही रहे हैं, इकोनॉमिक सिस्टम को भी 2 तरीका से भी बांट दिया गया है। एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और दूसरा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक किससे रिलेटेड होता है? व्हाट इज अंडर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स प्रेजेंट सिचुएशन एंड कंडीशन ऑफ कंट्री आर स्टडी। प्रेजेंट इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम लोग किसको स्टडी करते हैं? प्रेजेंट के बारे में। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में किसको स्टडी किया जाता है? अंडर दिस इकोनॉमिक फ्यूचर कंडीशन एंड सिचुएशंस आर स्टडी। ये इसको एक अच्छा से देख के जाना, 100% आने की संभावना है। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन ये सब है। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 4 नंबर। वस्तु की बजाय मांग परिभाषित कीजिए। इसको प्रभावित करने वाले कारकों को बताएं। डिफाइन मार्केट डिमांड फॉर ए गुड्स। स्टेट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इट। अब कौन कौन फैक्टर है जो मार्केट डिमांड को प्रभावित करता है? जैसे प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन साइज, ये सब है जो मार्केट डिमांड को प्रभावित करता है। काफ़ी बाबू रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर। 5 नंबर देखिए है, उदासीनता वह किसे कहते हैं? उदासीनता वह की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखे। व्हाट इज एन इंडिफरेंस कर्व? राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिफरेंस कर्व। कैरेक्टरिस्टिक मतलब फीचर्स, कंफ्यूजन नहीं लेना है। इसका मतलब क्या होता है? फीचर्स। इसी में देखिए अथवा कह के दिया हुआ है। एग्जाम में बनाने से पहले आप पहले देखो कि आपके लिए कौन बेस्ट है, ए है या ए है।
आगे देखो, उदासीनता व की विशेषताएं बताए, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिफरेंस का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्यक्तिगत मांग तथा बजाय मांग में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, डिस्टिंग्विश मतलब होता है डिफरेंस, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। ये सब आप अच्छा से देख लेना। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्व की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए ना, बहुत ऐसा फैक्टर है जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रभावित करता है, जैसे नेचर ऑफ गुड्स, नेसेसरी गुड्स हो गया, कंफर्टेबल गुड्स हो गया, लग्जरियस गुड्स हो गया। ये सारा चीज़ है जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आपको प्रभावित करता है। और काफ़ी बाबू रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर, मांग की कीमत लोच के विभिन्न प्रकार क्या है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टोटल बाबू कितना डिग्री होता है, 5। परफेक्ट इलास्टिसिटी, इम्परफेक्ट, इक्वल टू 0, आपका मोर देन 1, लेस देन 1, टोटल 5 गो होता है, ठीक ना। परफेक्ट इलास्टिसिटी, इम्परफेक्ट, यूनिट इलास्टिसिटी, रिलेटिवली मोर इलास्टिसिटी, रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी, टोटल 5 टाइप का होता है। तो आपको एग्जाम में पूरे 5 लिखना पड़ेगा, तब 5 में 5 मिलेगा, ठीक ना। चलिए उत्पादन लागत के विभिन्न प्रकार का वर्णन करें। औसत लागत, सीमांत लागत के परस्पर संबंधों की व्याख्या करें। डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। बहुत सा होता है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब बहुत टाइप का कॉस्ट होता है। ये सबको आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ये सब देख लेना, जब भी जाना तो बाबू ये सब देख के जाना। आगे देखिएगा नेक्स्ट, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। इसी में देखिए और कह के भी बाबू दिया हुआ है, निम्नलिखित के आधार पर पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता में अंतर स्पष्ट करें। डिस्टिंग्विश बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। कोई दिक्कत, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्पत्ति ह्रास नियम क्या है, यह क्यों लागू होता है। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इसको देख के जाना है। वाई डज दिस लॉ बिकम ऑपरेटिव। देखिए इसी को और कह के दिया हुआ है। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप ये बना सकते हैं। आगम के ह्रासमान प्रतिफल से क्या तात्पर्य है। आगम के ह्रासमान प्रतिफल के लागू होने के किन्हीं 2 कारण की व्याख्या कीजिए। बहुत बाबू सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज मीन बाई डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। आप लोग तो सारा स्टूडेंट पढ़े होंगे, कितना बार ऑफलाइन में बताया गया, नोट्स लिखवाया गया, इस पर कितना MCQ करवाया गया। डिस्कस एनी 2 रीजन फॉर द ऑपरेशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। हो जाएगा। चलिए ये बात है ना। परिवर्तनशील अनुपात के नियम की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। कितना सटीक क्वेश्चन है, किसी को तो छूटना नहीं चाहिए इस सब में। चलिए आगे देखो, अगला ये सब में और कह के दिया हुआ है, सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा जैसा एक गेस किया गया है, एग्जैक्टली इसी तरीका से रहेगा। एग्जाम में भी और कह के दिया हुआ रहेगा। सबसे पहले ये देखो कि आपको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक ना। जल्दीबाजी नहीं,
स्टूडेंट को देखा गया है कि जो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल मिलता है ना, पूरा एकदम से 90 के स्पीड में लिखना स्टार्ट करता है, यही उसके लिए सबसे ज़्यादा मुसीबत होता है। आप देखो कि ये क्वेश्चन आ रहा है, उस पर टाइम दो, एकदम से अच्छा से लिखो ताकि उस पर नंबर कटे नहीं, ठीक ना। पूरे सब के सब क्वेश्चन बनाने के चक्कर में जैसे तैसे एकदम से डॉक्टर के जैसा मत लिख दिया करो, क्योंकि राइटिंग भी आपका बहुत बाबू मायने रखता है, ठीक ना। ऐसा लिखो कि चेक करने वाले को लगे कि हाँ कोई स्टूडेंट लिखा है, ऐसा नहीं लगे कि कोई डॉक्टर लिख दिया। चले, कोई दिक्कत, आगे देखे। और एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कोई दिक्कत, इसमें से जो भी आपको बेस्ट लगे वो लिख देना। आगे देखिए 12 नंबर, पूर्ण प्रतियोगिता में मांग एवं पूर्ति का साम्य कैसे कीमत निर्धारित करता है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपका देखो क्या है, हाउ डज द इक्विलिब्रियम बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई इन द परफेक्ट कंपटीशन डिटरमाइन द प्राइस। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसी को लिखा हुआ है। संतुलन कीमत से आप क्या समझते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में यह कैसे निर्धारित होती है। चरित्र द्वारा समझाए, मतलब इसको पिक्चर द्वारा समझाना है। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम प्राइस, हाउ इज इट डिटरमाइन इन परफेक्ट कंपटीशन, एक्सप्लेन विथ डायग्राम। इसको डायग्राम के द्वारा बाबू क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थ एवं महत्व बताए। समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ और दूसरा बाबू क्या बोला, इसका इंपॉर्टेंस बताना है। स्टेट द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक की परिभाषा दीजिए, इसके कार्यों का व्याख्या कीजिए। डिफाइन सेंट्रल बैंक, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको देख के जाना है। अगला देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, अतिरेक मांग की स्थिति में मौद्रिक नीति का प्रयोग कैसे किया जाता है, देख लीजिए। हाउ इज मॉनेटरी पॉलिसी यूज ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ एक्सेस डिमांड। देखो आप लोग को एक ही करके बताया गया होगा कि एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के क्या क्या तरीका है। ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन बाबू है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, यह कैसे मापी जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम, हाउ इज इट मेजर। बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोग भी यदि सेट में देखोगे ना, प्रैक्टिस सेट में, तो देखना कितना भाई क्वेश्चन रिपीट है, हद से ज़्यादा रिपीट है। और देखो और कह के दिया, राष्ट्रीय आय की गणना करने की आय विधि का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द इनकम मेथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। कोई दिक्कत, बहुत सिंपल क्वेश्चन। इसी में देखो सब और कह के दिया हुआ है, सेम तरीका से आपको बुक में भी रहेगा। जब एग्जाम हॉल में सेम तरीका से क्वेश्चन दिखेगा, एग्जैक्टली सेम। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए आय एवं व्यय प्रणाली की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। आप तो पढ़े हैं ना कि नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड होता है, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। नेशनल इनकम निकालने का 3 मेथड बाबू होता है। तो आपसे कौन सा मेथड बोला, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, दोनों को एक्सप्लेन करना है। और देखो और कह के दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीय आय गणना करने की किन्हीं 2 विधियों को समझाएं। देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेशनल इनकम, एक्सप्लेन एनी 2 मेथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालने का 3 मेथड होता है, आपको केवल 2 मेथड पूछा है कि कोई भी 2 मेथड आप समझा दो, चाहे आप वैल्यू एडेड मेथड या इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों में से कोई भी आप मेथड बता दो। जैसा क्वेश्चन गेस किया गया ना, एग्जैक्टली सेम तरीका के आपको एग्जाम में रहेगा, लगेगा कि सेम टू सेम आ गया पूरा एकदम से। इस पर ज़्यादा टाइम दे के फटाफट पढ़ लो। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर,
उपयुक्त उदाहरण की सहायता से राष्ट्रीय आय मापने की मूल विधि का वर्णन करें। एक्सप्लेन द वैल्यू एडेड मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। अपने से एग्जाम्पल लेके इसको समझाना है। मूल विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। हाउ इज नेशनल इनकम एस्टिमेटेड बाई वैल्यू एडेड। बहुत आसान क्वेश्चन ये सब है। 18 नंबर देखिए, मुद्रा के विभिन्न कार्यों का उल्लेख कीजिए। ये तो आप जान ही रहे, कितना बार क्लास में बताया गया, नोट लिखवाया गया। एक्सप्लेन द डिफरेंट फंक्शन ऑफ मनी। कोई दिक्कत नहीं, मनी का बस 5-6 गो फंक्शन लिख देना है, टॉपिक लिख के एक्सप्लेन करना है, ठीक ना। आगे देखिएगा, इसी में और कह के दिया हुआ है, मतलब ये अच्छा लगे तो ये बना लो। देखा जाता है कि किस क्वेश्चन का आंसर हम परफेक्ट दे सकते हैं, जल्दीबाजी नहीं, और अपना पड़ोसी का भी देख के नहीं बनाना चाहिए। आप पहले देखो कि हम अच्छा आंसर किसको दे सकते हैं, क्या इसको हम अच्छा से लिख सकते हैं या इसको अच्छा तरीका से लिख सकते हैं। जिसका आंसर आप अच्छी तरीका से लिख सकते हो बस उसको अटेम्प्ट करो, इधर उधर के देख के चक्कर में नहीं। मान लें कि बगल वाला ये बना रहा है तो आप उसको देख के आप भी मत बनाना शुरू करो। आप खुद के ऊपर निर्भर रहो कि हम किस क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट रूप से दे सकते हैं। आगे देखिए, मुद्रा किसे कहते हैं। मुद्रा के प्राथमिक सहायक कार्यों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज मनी। बहुत देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। आप लोग को फंक्शन ऑफ मनी देखो कितना लिखाया होगा, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, कंटीजेंट फंक्शन, कितना सा लिखवाया गया होगा, ठीक ना। बस सारा देखिए लिखवाया हुआ क्वेश्चन है। जो नहीं पढ़े हैं, जितना भी स्टूडेंट यदि ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोग नहीं पढ़े हुए हैं तो आप लोग अपना बुक में या जो आपके पास गेस क्वेश्चन होगा, मॉडल पेपर होगा, उसमें जाके सेलेक्ट कीजिए। इसका आंसर आप एक जगह अरेंजमेंट करो ताकि बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन होने वाला है। मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या क्या है, उदाहरण के साथ लिखे। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी, राइट विथ एग्जाम्पल। अब देखिए 19 नंबर, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। देखिए बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन। इसकी किन्हीं 3 कठिनाइयों को लिखिए। ये तो पिछले बार 23 में भी आया हुआ है। व्हाट इज बार्टर सिस्टम, राइट एनी 3 डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। हो जाएगा। आगे देख लो, वस्तु विनिमय प्रणाली के प्रमुख दोष कौन से है। दोष मतलब डिफिकल्टी, दोष मतलब आपको क्या पूछा है, डिफिकल्टी क्या क्या है। देखिए व्हाट आर द मेन, आगे देखिएगा, ये तो हो गया ना। मुद्रा इन दोषों को दूर करने में किस प्रकार सहायता होती है। व्हाट आर द मेन डिमेरिट्स ऑफ बार्टर सिस्टम। डिमेरिट मतलब क्या होता है, डिफिकल्टीज। इसका क्या क्या लिमिटेशंस है बार्टर सिस्टम का। आगे देखिए, हाउ डज मनी हेल्प इन रिमूविंग दीज डिमेरिट्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखिए, वस्तु इसी में और कह के दिया हुआ है, जो अच्छा लगे आप लिख दो। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी कठिनाइयां बताएं। आप लोग तो लिख सकते हैं। देखिए व्हाट, मिस प्रिंटिंग हो गया है। देखिए व्हाट इज द बार्टर सिस्टम, मेंशन इट्स डिफिकल्टीज। ये तो आप लोग से हो जाएगा। ये मिस प्रिंटिंग है, आप लोग थोड़ा जल्दी के चक्कर में ये लोग गलती कर देता है टाइपिंग करने वाले, लेकिन आप लोग तो समझदार हैं, आप लोग जरूर देख लो। हाँ चलिए देख लीजिए अगला 20 नंबर। 20 क्वेश्चन देखिए, ये सारा 5 नंबर वाला इसी टाइप से रहेगा, और कह के देता है एग्जाम में। 5 नंबर वाला इसी टाइप से देगा और कह के, ठीक ना। आगे देखिए 20 नंबर, साख नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण की रीतियों की व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट कंट्रोल। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक। पता है ना, क्रेडिट कंट्रोल करने का 2 मेथड होता है, एक क्वांटिटेटिव, दूसरा क्वालिटेटिव।
इसको पूरा एक्सप्लेन करना है। केंद्रीय बैंक किन किन रीतियों से साख नियंत्रण करती है? विथ विच मेथड सेंट्रल बैंक डज क्रेडिट कंट्रोल? किस मेथड से सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसको अच्छा से पढ़ लो और करके देखो लिखा हुआ है। साख नियंत्रण से क्या समझते हैं? साख नियंत्रण की रीतियों की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज मीन्ड बाय क्रेडिट कंट्रोल? एक्सप्लेन द मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ये क्वेश्चन हो जाएगा 20। आगे देखें 21। मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हैं? देखिए मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हैं? क्या यह मूल तथा उत्पादन को प्रभावित करता है? कारण दे। व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन क्या है? डज इट अफेक्ट प्राइस और आउटपुट? क्या यह प्राइस और आउटपुट को प्रभावित करता है? आगे देखिए 22 नंबर। कर क्या है? इसकी क्या विशेषता है? व्हाट इज टैक्स? बताइए टैक्स क्या है? व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक? कैरेक्टरिस्टिक मत होता है फीचर्स, इसका क्या क्या फीचर्स है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23। संतुलित बजट, अधिकय बजट तथा घाटे के बजट की व्याख्या करें। एक्सप्लेन बैलेंस बजट। देखिए कि कह के आपको लोगों को लिखवाया गया होगा, जो नहीं पढ़े अपना बुक में जाकर टिक लगाइए। सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, ये सब काफ़ी बाबू आने की संभावना है, ठीक ना। आगे देखिए 24 नंबर। बजट की परिभाषा दीजिए। बजट के क्या उद्देश्य है? डिफाइन बजट। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट? ये सब बाबू पढ़ के जाना। आगे देखिए 25 नंबर। सरकारी बजट के महत्व की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का आपको इम्पोर्टेंस आपको बताना है। आगे देखिए 25 नंबर। विनिमय दर से आप क्या समझते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट तो देखिए आप लोग पढ़वे किए हैं। विनिमय दर को निर्धारित करने वाले मुख्य कारकों को वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सचेंज रेट? एक्सचेंज रेट क्या है? एक्सप्लेन द मेन फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट। ये बाबू टोटल कितना क्वेश्चन है? 25 क्वेश्चन एक बार अच्छा से देख लेना, ठीक ना। हाँ, ये हम नहीं बोले कि खाली यही 25 पढ़ के जाओ, इसके साथ साथ आप कॉपी भी थोड़ा पढ़ो, लेकिन इस सब क्वेश्चन पर थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाओ, ठीक ना। चले ठीक। इसके बाद MCQ भी आपका ज़्यादा है, रेगुलर बराबर आप लोग पढ़ते जाइए, ठीक ना। टाइम वेस्ट आप लोग मत करो, और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक इंस्टा इस सब से आप थोड़ा बच के रहो, ठीक ना। 100% फोकस आप अपना सिलेबस की ओर दीजिए, और एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की भी जरूरी नहीं है। जिस बुक को आप बराबर पढ़ रहे हैं आप उसी बुक प्रीफर करो। कोई आपको नया बोल के आप ये बुक पढ़ लो, कोई बोले कि ये बुक पढ़ लो, ऐसा कभी मत करो, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। जिस बुक को आप हमेशा पढ़ते आए हैं सिर्फ उसी बुक को प्रीफर कीजिए। जब समय कम हो तो नया बुक का उपयोग कभी नहीं किया जाता है, ठीक। सभी को थैंक यू।